स्टार्ट है ना। हेलो हाय गुड इवनिंग, मैं संध्या मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित चौधरी पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग प्रैक्टिस सेट डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जो भी हिंदी और संस्कृत के प्रैक्टिस सेट जो हैं वो मैं करवा रही हूँ आपको, और ये जो हिंदी का 2018 का पेपर है वो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। तो फटाक से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और बेहतरीन तरीके से देखते हैं आज सोल्यूशन क्या है। 80 to 90% जो होता है वो रिपीट ही होता है, पेपर प्रीवियस ईयर ही आता है। तो अगर आप बढ़िया तरीके से सारे PYQ और जो भी क्वेश्चंस है करके जाते हैं तो आपका पेपर जो है बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा होता है। और आपको पता ही है कि ये पेपर 25 मार्क्स का होता है। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं, देखते हैं 2018 का जो पेपर है हिंदी का वो कैसा आया था। सबसे पहले जो बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं उसकी बात करते हैं। क्या है ये? ड और ढा वर्ण हैं। ये कैसे वर्ण हैं पूछा जाता है। कभी कभी उल्टा दे देता है कि निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, ऐसे दे देता है, कभी कभी ऐसे दे देता है। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ड और ढा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। श का उच्चारण स्थल है। जो श है इसका उच्चारण स्थल क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, ये आप लोग बताइए। बहुत अच्छे तरीके से आपको कराया गया है कि श का उच्चारण स्थान क्या होगा। जब आपको ना समझ में आए तो कभी कभी आप बोल के देख लिया करिए। जब आप श बोलते हैं तो आपको इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि ये ताल है, होस्ट की बात ही नहीं है, कंठ भी नहीं आ रहा, दंत भी नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें आंसर पता चल जाते हैं। आनंद का विलोम है। अब विलोम पूछा है, विपरीतार्थक भी जिसे बोलते हैं, तो क्या होता है? विषाद होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये तो कुछ टाइम पे अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उसका भी जो ये क्वेश्चन बड़ा हिट रहा है कुछ अपने टाइम पे। एक लगातार जो कॉम्पिटिटिव पेपर आए उसमें ये वर्तनी शुद्ध वाले में ये श्रृंगार वर्ड दे दिया जाता था। और कौन सा सही? एक श्रृंगार और एक कवित्री, ये दो बड़ा हिट रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी भी पूछे जा सकते हैं हमारे टेट सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम में। तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा हमें ये बताना है। तो होता है श्रृंगार, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर है द्विज शब्द का अर्थ है दांत है, पक्षी है, ब्राह्मण है या सभी है। तो सभी को पता है द्विज का मतलब दांत भी होता है, ब्राह्मण भी होता है और पक्षी भी होता है। तो इसमें उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर साथियों अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं, करते हैं कि कौन कौन से पूछे गए हैं। अब जैसे पूछा गया है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, क्या पूछा गया है? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर, ये सब हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े हैं। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या एक मात्रिक बोलते हैं स्वर जिसे। और इसमें क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे या फिर ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। लिख लेते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है,
ये परिभाषा लिखेंगे आप, जब भी पूछा जाएगा दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, इतना तो लिखना पड़ेगा जरूर आपको। एग्जाम्पल भी लिख लो, हालांकि लघु में जो 2 नंबर में आता है उसमें पूरा लिखना जरूरी होता है। एक तो बड़ा आ हो जाएगा और बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा और ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, ये सभी क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। आगे बढ़ते हैं। यह र ला व किस प्रकार के व्यंजन हैं? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, या तो अतिलघु में या तो अतिलघु में या तो एमसीक्यू में, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बस इसका सीधा सा अतिलघु में उत्तर लिख देंगे हम। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, आप पूरा लिख दीजिएगा। य र ला व अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है, आप सीधे लिख दीजिएगा ऐसे। आगे है ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द में उसे क्या कहते हैं? जो ग्रंथ होते हैं, जो उनके अंश बच जाते हैं, जो भी थोड़ी चीज़ें रह जाती हैं, उनको अंत में जोड़ दिया जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है, इसका उत्तर लिखेंगे साथियों, परिशिष्ट। क्या कहते हैं? परिशिष्ट, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बढ़िया तैयार करने हैं आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अंश और अंश, जो भी प्रैक्टिस सेट मैंने 16-17 के कराए उसमें क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पूछा गया है, फिर से आ गया 18 वाले सेट में भी। देखिए, तो मैंने बताया कि जो ये अंश होता है इसका अर्थ होता है कंधा, और जो ये अंश होता है इसका मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा। ठीक है, अर्वाचीन और उचित का शब्द विलोम बताइए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले सेट में हम लोगों ने किया था। तो ऐसे ही अगर आप सारे सेट कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन लगभग ऐसे ही देखने को मिलेंगे, सेम ही रिपीट होंगे। ठीक है साथियों, देखते हैं। जो इसका विलोम होता है, क्या होता है? प्राचीन, इसका विलोम होता है प्राचीन, और उचित का विलोम होता है अनुचित। ठीक है साथियों, आप थोड़ा सा इसे लिख लीजिएगा, मैंने ऐसे डायरेक्टली बता दिया है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा, जहाँ पे एक विस्मय या आश्चर्य दिखाने की बात करी जाती है, वहाँ पर क्या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप लोग बताइए, थोड़ा बहुत आंसर करते रहिए। पूरा लिखिएगा। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा ऐसे बनाया जाता है? एक प्रकार का विराम चिन्ह है, एक विराम चिन्ह होता है, या है कुछ भी अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। एक विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग बहुत गर्मी है।
ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। जहाँ पे आश्चर्य और तीव्र उत्तेजना भावना को, विस्मय को दिखाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहा जाता है। इसको इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जैसे मैंने लिखा है ज्यों का त्यों लिखें, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें इसके आंसर ऐड हैं, नहीं तो लिखने में बहुत समय लगता है और लघु उत्तरीय आंसर अपने हिसाब से लिखा भी जाता है। ये एज इट इज़ कोई भी आंसर किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन हमें समझ के लिखना, अर्थ वही निकलना चाहिए, बस शब्द और लिखने का तरीका और ढंग हमारा होना चाहिए। ठीक है, लघु में देखते हैं। कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन का उल्लेख कीजिए। तो स्पर्श व्यंजन बहुत बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा है। स्पर्श नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब हम बोलें तो मुंह के किसी न किसी अंग या पार्ट को स्पर्श करें। देखते हैं क्या लिखा है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अर्थात बोलते समय मुंह के किसी न किसी अंग का स्पर्श होता है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। बस आप इतना ही लिख लेंगे कि नाम से स्पष्ट है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में, ये भी आपको पता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ में बांटा गया है, तो 5 होते हैं। तो कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग में विभाजित किया गया है। बस यही आप लिखेंगे। आगे है अग्नि, अमृत, गंगा और गुरु के एक एक समानार्थक शब्द लिखिए या पर्यायवाची लिखिए। आपको पता है अग्नि का आग, अनल, ज्वाला, अनल, पावक बहुत सारे होते हैं, हुतासन, ये सारे अग्नि के होते हैं। अमृत का सोम, मधु, अमीय, अमी नहीं होता है, ये अमीय होता है। ये क्या होता है साथियों, अमीय होता है। गंगा का भागीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी। गुरु का अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, ये सारे गुरु के पर्यायवाची होते हैं। र वर्ण को कितने प्रकार से लिखते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हिंदी भाषा में स्वर व्यंजन को मिलाकर वर्ण बनते हैं। सही बात है, 2 नहीं, को होगा यहाँ पे साथियों। यहाँ पे क्या होगा, को। क्या है, रा, री, ये जो भी लिखे हुए हैं ये आप देख लीजिए। रा के बाकी रूपों को लोग लिखने में गलती नहीं करते हैं, लेकिन रा में उ और ये बड़ा उ की, ये हटा दो, यहाँ पे कुछ नहीं है, मात्रा में कई बार दुविधा हो जाती है। जैसे रा में जब छोटा उ की मात्रा लगानी हो तो ये ऐसे लिखा जाता है, और जब ये उदाहरण क्या बताया गया, जैसे रुद्र, रुचि और रुपए। हालांकि अब रुपए का जो अपना सिंबल है वो बदल गया, ऐसे लिखा जाता है। विराम चिन्हों से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 विराम चिन्हों का। ये क्वेश्चन तो हर 2016, 17, 18 लगातार सभी में पूछा गया है। आप देख सकते हैं, इसमें फिर से पूछा गया है। क्या है, विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 विराम चिन्ह। कभी किन्हीं 4 पूछ लेगा, किन्हीं 2 पूछ लेगा, तो ये आपको बढ़िया से पढ़ के ही जानना है। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। विराम का अर्थ होता है ठहराव, अर्थात वाक्य को लिखते या बोलते समय, यहाँ पे लिखते होगा, लिखने नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, लिखते, ठीक है, लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट और अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह के द्वारा उसे प्रकट करते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है तो ये सामान्य सूचना की बात दे रहा है, यहाँ पे बात कंप्लीट हो गई जो हम बताना चाह रहे थे कि मोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम हो गया। ताजमहल किसने देखा है, ताजमहल का रंग कैसा है। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, कोई प्रश्नवाचक की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क या जिसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं वो लगाया जाता है। इसी में 3 पूछता तो विस्मयादिबोधक, जैसा कि अभी आपने पीछे पढ़ा, उसका चिन्ह दिखा देते। विस्मय, आश्चर्य को प्रकट करने के लिए किया जाता है, वो दिखा देते। अल्प विराम, अर्ध विराम दिखा देते, जहाँ पे थोड़ा रुकना पड़े। तो ऐसे करके 4, 5, 6, 2 जितने भी पूछा आप बता सकते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। मौखिक का मतलब ही है बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करना। मौखिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य मन के विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलकर अभिव्यक्त करने से है। व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट, प्रभावकारी मौखिक अभिव्यक्ति का होना आवश्यक होता है। अब इस चीज़ को आप अपने आप से लिखेंगे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जैसे यहाँ पे लिखा गया है आप वैसे ही लिखें, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगला है लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियों को स्पष्ट कीजिए। कि जो लेखन कार्य होता है, जब बच्चे लेखन कार्य करते हैं, बच्चे लिख रहे होते हैं, तो कौन कौन सी बच्चे त्रुटियां कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, उसके बारे में, उससे संबंधित आपको लिखना है। ठीक है,
क्या है, छात्रों में लेखन संबंधित त्रुटियां पाई जाती हैं, मात्राओं की अशुद्धियां, वर्णों को उचित आकार में ना लिख पाना, उल्टे अक्षर लिखना, ये तो बहुत ज़्यादा होता है। इंग्लिश में तो बच्चे बहुत ज़्यादा उल्टे लिखते हैं, उल्टे अक्षर लिखना, सिरों रेखा ना लगाना, जो ऊपर लाइन खींची जाती है बच्चे नहीं लिखते, बीच बीच में लिखते चले जाते हैं, लेखन से संबंधित त्रुटियां कहलाती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं कि सिरों रेखा या तो नहीं खींची गई, या तो बच्चे अशुद्धियाँ कर रहे हैं, मात्राएँ गलत तरीके से लगा रहे हैं, या तो अक्षर उल्टा लिख रहे हैं। ये सभी क्या होती हैं, सामान्य त्रुटियाँ होती हैं जो बच्चे करते ही करते हैं शुरुआती दौर में जब सीखते हैं। श्रुतलेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। श्रुतलेख का क्या अर्थ है आपको बहुत अच्छे से पता है। श्रुत मतलब सुनना, लेख मतलब सुनकर लिखना ही श्रुतलेख कहलाता है। श्रुतलेखन का अर्थ है सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना। श्रुतलेख का उद्देश्य छात्रों की श्रवणेंद्रियों को प्रशिक्षित करना है ताकि वह भाषा के शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सकें। मतलब जब वो उनकी आदत सुनने की होगी कि सामने वाला क्या बोल रहा है, वो अच्छी तरीके से सुनेंगे, तभी वो सीख पाएंगे और उनके सुनने की आदत जो है उस क्षमता का विकास होगा, श्रवणेंद्रियों का विकास होगा। छात्रों की लिखावट में सुडौलता के साथ साथ स्पष्टता का अभ्यास, लेखन में गति लाना तथा एकाग्रचित्तता लाना श्रुतलेख का प्रमुख लक्ष्य है। तो जो वर्ड हैं ये आपको स्पष्टता का अभ्यास हो गया, एकाग्रचित्तता और क्या, सावधानी से सुन सके, श्रवणेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, ये 3-4 पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे, सेंटेंस को अपने हिसाब से आप लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे आगे क्या, 18 क्वेश्चन तो आते हैं ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके जो है कंप्लीट हो गए हैं। ये जो 2018 का प्रैक्टिस सेट था वो हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया है और आप देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ही आप 23 तक जो भी करेंगे, 24 तक सारे सेट, वो आपको रिपीटेड ही क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। 80 to 90% रिपीट होते हैं, बस तरीका अलग होता है। कभी पूछ लेगा अंतस्थ व्यंजन है, कभी दे देगा तो ऑप्शन दे देगा अंतस्थ हैं या उत्क्षिप्त हैं या संयुक्त हैं, ऐसे करके। ठीक है साथियों, आज की क्लास जो आज यहीं एंड होती है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में आपसे। धन्यवाद।